हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे कृतिका के लेसन 5 मैं क्यों लिखता हूँ के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने स्पष्ट किया है कि लिखने की प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है। इसमें अज्ञेय जी कहते हैं कि उस पक्ष को अधिक स्पष्टता और ईमानदारी से लिख पाता है जो स्वयं अनुभूत होता है। लेखक विज्ञान का छात्र था। जापान के शहर हिरोशिमा में हुए रेडियोधर्मी विस्फोट का प्रभाव केवल सुना ही था। जब वह जापान गया तो वहां पर एक पत्थर पर आदमी की शक्ल में काली छाया देखी तो उसने उस रेडियोधर्मी विस्फोट का कारण जाना। भयावह रूप उसकी आंखों के सामने वह प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगा और उस याद को भारत आकर रेल में बैठे बैठे उसने कविता के रूप में उतारा। लिखने की प्रेरणा में मैं क्यों लिखता हूँ का उत्तर लेखक देता है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। लेखक का मानना है कि लिख कर ही लेखक आभ्यंतर विवशता को पहचानता है, अर्थात अपने अंदर की बेचैनी को वो पहचानता है और लिख कर ही उसे मुक्त करता है। इसीलिए वह लिखता है। लिखने के पीछे सभी लेखकों के लिए कोई न कोई कारण जरूर होता है। कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से लिखते हैं, जैसे संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। कुछ अभ्यंतर प्रेरणा से लिखते हैं, जो अपने अंदर मन से लिखते हैं। प्रत्येक कृतिकार यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी कृति बाहरी दबाव का। इनमें कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। यह कुछ उसी प्रकार होता है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर बिछोने पर हम तब तक पड़े रहते हैं जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इसी प्रकार कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित हुए बिना उसे सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ से जुड़ा रहे। लेखक कहता है कि उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वयं अपने आप ही उठ जाता है। अलार्म बज भी जाए तो कोई हानि नहीं। भीतरी व्यवस्था क्या होती है? भीतरी व्यवस्था क्या होना, इसके बखानना बहुत कठिन है। इसे समझाने के लिए उदाहरण देता है कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए रेडियोधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं इन सब का पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान था। जब हिरोशिमा पर अणुबम गिरा तो उसके समाचार पढ़े, उसके प्रभावों का प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह हुआ और लेखक ने लिखा। पर लेख में अनुभूति के स्तर की जो यथार्थता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है, इसलिए उसने इस विषय पर कविता नहीं लिखी। लेखक बताता है कि भारत की पूर्वी सीमा पर कैसे सैनिक युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे, जबकि उनको इतनी मछलियों की जरूरत भी नहीं होती थी। जीव के इस अपव्यय जो व्यथा भीतर उमड़ पड़ी थी, उससे एक सीमा तक अनुभव द्वारा व्यर्थ जीव विनाश का कुछ न कुछ अनुभव कर सका था। लेखक बताता है कि अनुभव घटनाओं को अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे आत्मसात कर लेती है। जापान जाकर जब हिरोशिमा के अस्पतालों में रेडियो पदार्थ से आहत हुए और कष्ट पा रहे लोगों को उसने देखा तो उससे तत्काल कुछ भी नहीं लिखा जा सका। अनुभूति प्रत्यक्ष हो गई। एक दिन लेखक सड़क पर घूम रहा था, तभी उसने जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उस छाया को देखकर थप्पड़ सा लगा। उसे लगा कि भीतरी कहीं सहसा जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। लेखक बताता है कि वो क्षण जैसे अणु विस्फोट मेरे अनुभूति पक्ष में आ गया और एक अर्थ में वह स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसी से यह सहज व्यवस्था जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई और एक दिन अचानक उसने हिरोशिमा पर एक कविता लिख डाली। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इसमें कुछ मतलब नहीं। उसके निकट वह सच है जो अनुभूति प्रस्तुत है।